हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट जो हैं और मैग्नेटिज्म उसकी सिनॉप्सिस प्री एग्ज़ाम डिस्कशन हम कर लेंगे कुछ। सो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, लेट्स मूव ऑन। So the first topic we will talk about is charged particles in uniform magnetic field and electric field. So the first question we'll talk about is here. The incorrect statement among the following is, आपको incorrect statement बताना है इनमें से कौन सा है। First statement, a static charge produces only electric field and in its surroundings and only external electric field can exert a force on a static charge. ये सही बात है, आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज, सो इफ वी हैव अ चार्ज एट रेस्ट, सम चार्ज एट रेस्ट, हमें पता है कि चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज is a source of electromagnetic waves that emits electromagnetic waves. So static charge अगर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जो हमें पता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड के बराबर होता है। फिर अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ क्यू इनटू ई। ये ई जो है दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, इसका खुद का फील्ड नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, a moving charge produces both electric field and magnetic field in its surroundings, and both electric field and magnetic field can exert force on a moving charge. So एक बार तो पहले हमने बात की कि मूविंग चार्ज अगर है, सो वी हैव अ मूविंग चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर लेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर लेगी। ये बात भी हमने देख ली कि चार्ज अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे आएगा, और ये हमें पता है कि मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो वो एक्सपीरियंस फोर्स कर लेगी मूविंग चार्ज, लेकिन और वो फोर्स जो है एफ बी मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। ओके, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, लेकिन चार्ज जो है वो मूविंग होनी चाहिए, सो इसलिए कैन एक्सर्ट ए फोर्स। सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ये तो ठीक स्टेटमेंट है। रिमेंबर हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, फिलहाल तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक स्टेटमेंट्स आ गए। देन थर्ड स्टेटमेंट जो है, a current carrying wire produces only magnetic field in its surroundings and only external magnetic field can exert a force on the current carrying conductor. ये भी ठीक स्टेटमेंट है। अगर आपके पास current carrying wire है, okay, if you have a current carrying wire, some carrying some current I, करंट इससे फ्लो हो रही है, दैट डजंट मीन कि ये चार्जड है, ये तब भी न्यूट्रल है, तब भी न्यूट्रल है। करंट में हमें पता है कि चार्जेस फ्लो करती हैं, एक साइड से चार्ज आ जाएंगे दूसरे साइड से निकल जाएंगे, तो ये ओवरऑल जो है न्यूट्रल ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यहां से चार्ज आ गई तो वो एक्यूमुलेट हो रही है, नहीं, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है चार्ज का। चार्ज एक साइड से आ रही है तो दूसरे साइड से निकल रही है, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज निकलेगी, तो ये ओवरऑल जो है न्यूट्रल ही रहेगा। न्यूट्रल रहने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। सॉरी, मैंने नॉन जीरो लिखा वहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड, करंट तो सोर्स से होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बेसिक काफी फंडामेंटल सोर्स हैं, दो ही सोर्सेज हैं, एक तो मूविंग चार्जेस जो करंट है, मूविंग चार्जेस जो करंट है, और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई R के बराबर होता है, इन्फिनाइट का, ओके, हर किसी का नहीं, इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर का। सो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। करंट कैरिंग वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करती है, प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और अगर आप इस करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगी, किसके बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगी? आई एल क्रॉस बी फोर्स होता ऑन करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेट। एक तो है इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, यहां पर खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, यहां पर भी एक्सटर्नल फील्ड चाहिए फोर्स के लिए, यहां पर भी एक्सटर्नल फील्ड चाहिए फोर्स के लिए, सो दिस इज एक्सटर्नल फील्ड हियर। और एल लेंथ की डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ करंट, ओके, सेम एज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिर आप यूज करते हैं टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक स्टेटमेंट्स हैं, सो नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 4 नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। Okay, so let's move on to the next one now.
The correct statements about the path of a charged particle is or. Okay, again, हमें देखना है कि correct statement क्या है. पहला statement, the path of a charged particle in electric field is either straight line or parabolic. ये ठीक statement है. It's like अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ली और वो मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, ओके, मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज मैंने ली है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है सेम इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फील्ड, तो ये फोर्स आएगा. तो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम आ गई तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगी. तो स्ट्रेट लाइन मोशन इज पॉसिबल. फिलहाल हमने एक का पार्ट का कहा, स्ट्रेट लाइन मोशन इज पॉसिबल, स्ट्रेट लाइन मोशन इज पॉसिबल. Parabolic is easy. Consider it's analogous to gravity. It's analogous to gravity. Consider electric field like this. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है और अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को लॉन्च कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब हमें जैसे वहां पर हमने देखा है कि पाथ जो है वो पैराबोलिक होती है, वैसे ही यहां पर भी पाथ जो है वो पैराबोलिक होगी. ओके, पाथ जो पैराबोलिक होगी. तो दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ भी पॉसिबल है और पैराबोलिक भी पॉसिबल है. अगर आप किसी पार्टिकल को सीधे लॉन्च कर लेंगे ऊपर या ड्रॉप कर लेंगे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर लेगा, लेकिन अगर आप एट एन एंगल उसे डाल देंगे तो वो पैराबोलिक पाथ मूव फॉलो कर लेगा. वहां पर रीजन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो सकता है. सो दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है. फिलहाल पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है. यहां पर और एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो हमें बाकी बी चेक करना पड़ेगा. दूसरा स्टेटमेंट जरा देख लें. द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ईदर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और हेलिकल. ओके, नाउ ये भी ठीक स्टेटमेंट है. ग्रेड 12 से जरा याद करें, ग्रेड 12 से जरा याद करें. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the direction of magnetic field, it does not experience any magnetic force. तो magnetic force जो है वो जीरो के बराबर होता है. If velocity and magnetic field are in same direction or opposite direction. Remember, हमने इससे पहले भी बात की कि magnetic force जो है that is Q times V cross B. Q times V cross B. मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो Q times VB sin of theta. थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ V एंड डायरेक्शन ऑफ B, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर एंगल जीरो हुआ, विच इज द केस हियर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल जीरो, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, तो सब कुछ जीरो बन जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो के बराबर. अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगल 180 बन जाएगा, 100 cos साइन ऑफ 180 इज आल्सो जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो के बराबर बन जाएगा. अब फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन क्यों चेंज होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लेगी. ओके, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लेगी क्योंकि फोर्स ही नहीं है. तो पहला पार्ट तो इसका ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है. फिर जाके दूसरा पार्ट है सर्कुलर और हेलिकल. सर्कुलर और हेलिकल अगेन आप ग्रेड 12 का याद करें, ग्रेड 12 का याद करें. अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और आपने कोई चार्ज्ड पार्टिकल लिया और उसको कुछ वेलोसिटी दी लाइक दिस. रिमेंबर क्रॉसेस मैंने ड्रॉ किए तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, वेलोसिटी इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. Magnetic field is going into the plane of the board, into your screen, or velocity is in the plane of the board, in the plane of your screen. तो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया. Velocity is magnetic field is inward, velocity is like this, so एंगल 90 डिग्री हुआ. 90 डिग्री पे sin of 90 is 1, तो फोर्स होगा. ओके, फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल, आई एम श्योर आपको पता होगा. राइट हैंड थंब रूल अगर आप यूज कर लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी यहां पर इस केस में. तो velocity and force are perpendicular to each other. I won't go into further details. यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसकी होती है. ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसकी होती है. सो अगर आप कहीं यहां पर पॉइंट लेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल,
फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस टाइम ऐसे होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। यहां पर जब आएंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा, यू कैन चेक इट विद राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है विद मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन जो है वो भी पॉसिबल है, ओके, सर्कुलर मोशन जो है वो भी पॉसिबल है। कब होती है सर्कुलर मोशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज perpendicular to the direction of magnetic field. When velocity of the charged particle is perpendicular to the direction of magnetic field, this is the condition for uniform circular motion. अब अगर perpendicular नहीं है और ना ही जीरो एंगल 180 एंगल बन रहा है, जीरो एंगल 180 पे हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन है, कोई फोर्स ही नहीं होगा। परपेंडिकुलर पे हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। अगर बीच में कुछ एंगल हुआ, ना जीरो ना 90 डिग्रीज, 30 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ, 45 हुआ, 60 डिग्री हुआ, तब जाके क्या होगा, तब जाके क्या होता है? सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई एम श्योर आप लोगों को ये पता होगा। सो दिस इज सम चार्ज पार्टिकल, आपने इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दी एट सम एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा। अब इस वेलोसिटी को रिजोल्व कर ले, ये कंपोनेंट I'll call this V parallel और ये कंपोनेंट I'll call this V perpendicular. Parallel to magnetic field, perpendicular to magnetic field. पैरेलल वाला जो है वो हमने अभी देख लिया कि उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ओके, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो उस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इससे पहले हमने देख लिया। और परपेंडिकुलर के केस में हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन है। तो ये कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये क्या कर लेगा, ये से सीधे यहां लेगा, और ये कंपोनेंट क्या कर लेगा, इसको सर्कुलर मोशन देगा। तो दो मोशन साइमल्टेनियसली होंगे, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन जो इसे दाईं ओर लेगा, और दूसरा सर्कुलर मोशन। कंबिनेशन जो दो की होगी, आई एम 100% श्योर आप लोगों को ये पता होगा, कंबिनेशन जो होगी दैट इज दिस हेलिकल पाथ, ओके, दिस स्प्रिंग टाइप, this is what we call as helical path या helix. So helical path भी possible है, straight line भी possible है, helical circular भी possible है, helical भी possible है। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है, पहला भी हमने देखा ठीक स्टेटमेंट है। neither 1 nor 2, obviously दोनों ठीक हैं, तो both 1 and 2 are correct statements, okay, both 1 and 2 are correct statements। चलिए, so ये हो गया, let's move on to the next one now। An electron is traveling horizontally towards east. इलेक्ट्रॉन है, इस बात का ख्याल रखना है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, towards east. Magnetic field is vertically downward, in vertically downward direction, exerts a force on electron along. Direction of force हमें बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें बताना है। फोर्स की इक्वेशन में पहले लिखता हूं, एफ बी इज इक्वल टू, फिर से क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, एफ बी इज इक्वल क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, ओके, वी क्रॉस बी। फोर्स की डायरेक्शन जो है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो वी क्रॉस बी की ही डायरेक्शन में है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वी क्रॉस बी। सो आपको क्या करना होगा, आपको पहले V क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल यूज करके आप निकाल सकते हैं, V क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज हुई तो फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन होगी, ओके, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स जो है उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा। So let's draw this horizontal coordinate system. This is east, west, north and south. Horizontal आपके पेज पे, like डाउनवर्ड होगा आपके पेज के लिए, आपकी नोटबुक के लिए वो डाउनवर्ड इनवर्ड होगा, ओके। सो आपको क्या करना है, आप अपना मोबाइल फोन जो है वो ऐसे रखें, ओके, ऐसे रखें, तो डाउनवर्ड होगा इनवर्ड, ओके, मोबाइल के लिए वो होगा इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे यहां पर ड्रॉ करना है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग, इज लाइक कि हम ऊपर से देख रहे हैं, ओके, इज लाइक कि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो डाउनवर्ड का मतलब होगा हमारे लिए इनवर्ड, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है। सो दिस इज अ नेगेटिव चार्ज
which is moving eastward. This is the direction of velocity. Direction of motion is direction of velocity. Okay, magnetic field inward, velocity की डायरेक्शन हमें पता चल गई. अब फोर्स की डायरेक्शन हमें चाहिए. Okay, force की डायरेक्शन हमें. So what we'll do is first we'll find out direction of V cross B. Okay, we'll find out direction of V cross B. V is like this, B is this way. Okay, B is this way. तो हमें बताना है कि डायरेक्शन जो होगी, I'm looking for something जिससे मैं ये रिप्रेजेंट कर सकूं. Let me get it here. Okay, so ये दो पेन्स मैंने लाया. I hope this is visible. Okay. वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है. ओके, सो ये बन रहा है सिचुएशन. वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इनवर्ड. Okay, I hope this is visible. I hope this is visible. Yes, I think this is visible. So this is the direction of velocity. This is the direction of magnetic field. V cross B हमें देखना. V is the first vector. Okay, V is the first vector. तो ये first vector है. ये first vector है. So what I'll do is मैं right hand thumb rule use कर रहा हूं. तो V cross B की डायरेक्शन जो है वो upward आ रही है. V cross B की डायरेक्शन जो है वो upward आ रही है. V cross B की डायरेक्शन upward है. V क्रॉस B की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन रिमेंबर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी. तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब वो फोर्स की डायरेक्शन आप नोट कर लें. इट्स इन साउथ डायरेक्शन. ओके, ये साउथ डायरेक्शन में. जब आप ऐसे देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी. आपका ईस्ट यहां है, वेस्ट यहां है, नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है. तो साउथ वर्ड होगी डायरेक्शन. रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके लिए इनवर्ड है, डाउनवर्ड है. तो साउथ वर्ड है फोर्स की डायरेक्शन. वेयर इज इट? ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. फाइन. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. A charged particle enters a uniform magnetic field with velocity vector at an angle of 45 degrees with the magnetic field. The pitch of the helical path followed by the particle is P. The radius of the helix is. Radius of the helix is. चलिए अब हमें यहाँ पर देखना है कि हेलिकल पाथ जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है that is, let's suppose this way, magnetic field B, charged particle enters, okay, कोई भी charged particle है, enters at an angle of 45 degrees. तो helical path something like this. velocity के components वहीं पर ले लें. 45 डिग्री के बराबर हैं. तो ये वाला कंपोनेंट, पैरेलल वाला कंपोनेंट विल बी V डिवाइडेड बाय √2. cos ऑफ 45 इज 1 बाय √2. और इसका ये वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल टू V sin 45. दैट इज अगेन V डिवाइडेड बाय √2. ओके, V डिवाइडेड बाय √2. पिच जो कहा गया है, पिच आपको पता होना चाहिए, इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्न्स. दिस इज पिच. और यहां पर यह कहा गया है कि पिच इज P. सो पिच को P से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, पिच को P. अब पिच देखें कि ट्रांसलेशनल मोशन वाली प्रॉपर्टी है इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, जब इसकी एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगी तो ट्रांसलेशनल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? दैट इज पिच. दैट इज पिच. और ये ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से होती है और सर्कुलर मोशन जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से होती है. ओके, सर्कुलर मोशन जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से होती है. अब आपको पता होना चाहिए यहां पर टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ. ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एक्सटर्नल फील्ड. Okay, so this is the time taken to complete one revolution. और यहां पर one revolution में क्या हो रहा है? If particle starts here, you consider this as the beginning point. एक revolution के बाद ये particle यहां पर होगा. एक revolution के बाद यहां पर होगा. इस revolution में कितना टाइम लग गया? That is given by this equation, 2 pi m divided by QB. और इसी revolution में horizontal distance जो travel की गई है, that's what we call as pitch. फिर आप यहां से यहां ले लें या यहां से यहां ले लें या यहां से यहां ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
ओके, सो टाइम पीरियड आपको पता चल गया। सो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग गया है, दैट इज दिस टाइम 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है दैट इज द स्पीड। ट्रांसलेशनल मोशन वाली प्रॉपर्टी है, तो वेलोसिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इज दिस वी पैरेलल। रिमेंबर, इसके वजह से सर्कुलर मोशन आती है। ओके, इसके वजह से सर्कुलर मोशन आती है, इसके वजह से ट्रांसलेशनल मोशन आती है। तो ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उसके लिए दिस वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल। टाइम टेकन तो कॉमन चीज होगी, चाहे आप सर्कुलर पार्ट कंसिडर कर लें या ट्रांसलेशनल पार्ट कंसिडर कर लें, टाइम टेकन इज कॉमन। जैसे आप काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल के एक्स डायरेक्शन वाली मोशन कंसिडर कर लें या वाई डायरेक्शन वाली मोशन कंसिडर कर लें, टाइम टेकन इज कॉमन। टाइम टेकन जो है वो सेम ही है दोनों केसेस में। सो यहां पर भी टाइम टेकन इज कॉमन, चाहे आप सर्कुलर पार्ट कंसिडर कर लें या ट्रांसलेशनल पार्ट कंसिडर कर लें। फ्रॉम द सर्कुलर पार्ट वी ऑलरेडी नो टाइम पीरियड इसके बराबर है, टाइम टेकन इसके बराबर है। ट्रांसलेशनल पार्ट में हमें पता है इस टाइम टेकन में डिस्टेंस जो है दैट इज दिस पिच विद व्हाट वेलोसिटी, विद दिस वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय √2। तो टाइम आपको पता है, पिच आपको, डिस्टेंस आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, तो यू कैन हैव अ रिलेशन बिटवीन देम। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम देन? रिमेंबर, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें क्या बताना है? रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ओके, रेडियस हमें बताना है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. So speed is equal to v divided by √2. V divided by √2. Distance is pitch p and time taken is this 2 pi m divided by qb. वो ऊपर लिखते हैं divided by qb. ओके, सो फिलहाल ये हमारे पास आ गया. ओके, फिलहाल ये हमारे पास आ गया. अब जरा देख लेते हैं सर्कुलर मोशन को फिर से कंसिडर कर लें. सर्कुलर मोशन को फिर से कंसिडर कर लें. रेडियस जो है वो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन का पार्ट है और रेडियस जो है वो आपको पता होना चाहिए इज mv डिवाइडेड बाई क्यूबी. mv डिवाइडेड बाई क्यूबी. लेकिन यहां पर क्या चेंज लानी होगी? रिमेंबर, यहां पर सर्कुलर मोशन के लिए v परपेंडिकुलर इज रेस्पॉन्सिबल, तो यहां पर v के बदले में v परपेंडिकुलर लिखना होगा. ओके, v के बदले में v परपेंडिकुलर लिखना होगा और v परपेंडिकुलर हमें पता है v डिवाइडेड बाय √2 के बराबर है, तो वो यहां पर यूज कर लें. सो m डिवाइडेड बाय QB इंटू v डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2, ये मैं यहां पर लिखता हूं. ओके, नाउ यहां से अब सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं यहां से, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ p. ओके, सभी ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ p, तो वो हम यहां पर यूज कर लेंगे. चले v का वैल्यू लिखते हैं, v डिवाइडेड बाय √2. v डिवाइडेड बाय √2 का वैल्यू सीधे ही लिखते हैं, आसान रहेगा. सो m डिवाइडेड बाय QB, ये m डिवाइडेड बाय QB. अब v डिवाइडेड बाय √2 के बदले में ये सब लिखते हैं. सो p इंटू QB डिवाइडेड बाय 2 pi m डिवाइडेड बाय 2 pi m. m and m cancels out, QB and QB cancels out. So p divided by 2 pi. So radius जो है that comes out to be p divided by 2 pi. p divided by 2 pi, option 3. Okay, option 3. p divided by 2 pi. Fine. चलिए let's move on. A proton and a deuteron. Proton mass m, उसकी चार्ज q या e, whatever जो भी आप चाहें, सिंगल पॉजिटिव चार्ज. ड्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है. चार्ज तो उसकी भी सेम है, एक ही प्रोटॉन उसमें है, लेकिन दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हैं, तो मास जो होगा वो ट्वाइस m होगा. मास जो होगा वो ट्वाइस m होगा. So 2m into q, 2m or q. Both have the same kinetic energy. Okay, kinetic energy same है. Enter perpendicularly into a uniform magnetic field B. Uniform perpendicularly. So velocity की direction is perpendicular to magnetic field. यानी कि इसकी सिर्फ uniform circular motion, कोई helix नहीं बनेगा, uniform circular motion दोनों की होगी. For motion of proton and neutron on a circular path of radius rp and rd, radius of proton is rp, radius of neutron is rd respectively. The correct statement is, दो के रेडिये के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हमें बतानी है.
दो के रेडियस के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हमें बतानी है। अब रेडियस की इक्वेशन जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये एक इक्वेशन है, या फिर मोमेंटम p डिवाइडेड बाई क्यू बी दूसरी इक्वेशन, या फिर अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाई क्यू बी तीसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर 1 डिवाइडेड बाई b अंडर रूट ऑफ 2mv डिवाइडेड बाई q, 2mv डिवाइडेड बाई q। अब वहां पर v जो है दैट इज पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, 2 डिवाइडेड बाय। सो ये इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए रेडियस के लिए। रेडियस के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेज दिया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, तो इसकी सर्कुलर मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। रेडियस किसके बराबर होगा? mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी, mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। P divided by QB, momentum, P is momentum. In terms of kinetic energy, under root of 2mk divided by QB. In terms of accelerating potential, 1 by B under root of 2mv divided by Q. ये सब आपको पता होनी चाहिए, ओके, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी? हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, ओके, काइनेटिक एनर्जी सेम है, हम यही इक्वेशन यूज कर लेंगे। और देखते हैं कि आरपी और आरडी, रेडियस फॉर द प्रोटॉन और रेडियस फॉर द न्यूट्रॉन, इनमें क्या फर्क, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, ओके, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो द इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय QB। दिस इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए क्या चीज सेम रह रही है? 2 तो कांस्टेंट है, ये सेम है, K दोनों का सेम है, ये तो दिया हुआ है, B दोनों के लिए सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आप दोनों को भेज रहे हैं, तो B भी दोनों के लिए सेम है। तो क्या क्या चीज डिफरेंट है? मास और चार्ज। चार्ज भी दोनों की सेम है, Q और Q दोनों की चार्ज भी सेम है, तो सिर्फ मास जो है वो डिफरेंट बन जाएगा। दैट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M, R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M। तो Rp डिवाइडेड बाय Rd इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Mp डिवाइडेड बाय Md। डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ऑर्डर सेम रहेगा, P बाई डी यहां पर भी। मास ऑफ द प्रोटॉन वो तो हमने M से रिप्रेजेंट किया, मास ऑफ द न्यूट्रॉन ट्वाइस M के बराबर है, M एंड M विल कैंसिल आउट, तो Rp डिवाइडेड बाय Rd इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, 1 divided by root 2, yeah, you can write Rp is equal to Rd divided by root 2, Rd divided by root 2. So where is it? Rp is equal to Rd divided by root 2, Rd is equal to root 2p। हाँ, वैसे हम लिख सकते हैं Rd is equal to root 2 into Rp, root 2 को ऊपर लेके। So पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Let's move on. A charged particle is projected in a plane perpendicular to uniform magnetic field. So perpendicular to uniform magnetic field, that means velocity is perpendicular to field, okay, velocity is perpendicular to field, तो circular motion ही होनी है। The aerial velocity, area swept out per unit time of the particle is, aerial velocity हमें देखनी है। सो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऑफ रेडियस r मूविंग विद स्पीड v। तो रेडियस जो है वो अभी हमने देखा r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई QB, ये रेडियस की इक्वेशन है, mv डिवाइडेड बाई QB। और टाइम पीरियड की इक्वेशन हमने इससे पहले देखी थी 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB, okay, 2 pi m divided by QB, time period वाली इक्वेशन, time taken to complete one circle, time taken to complete one revolution। okay, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एरिया जो स्वीप हो रहा है वो तो ये सारा एरिया है, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास पहले से ही है। और टाइम कितना लग रहा है इसको लेने में? दैट इज दिस टाइम। तो एरियल वेलोसिटी जो होगी, एरियल
वेलोसिटी जो होगी, केपलर्स लॉ में आपने ये किया है, एरिया वेलोसिटी जो होगी दैट इज एरिया स्वेप्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम फुल रेवोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं तो एरिया स्वेप्ट ये पूरा सर्कल का बन जाएगा। अगर आप यहां पर कंसिडर करते फिर जाके यहां पर कंसिडर कर लेते तो ये एरिया स्वेप्ट आउट होता, लेकिन हम पूरा सर्कल कंसिडर कर रहे हैं तो पूरा एरिया आ जाएगा। और टाइम टेकन पूरे सर्कल में हमें पता है टाइम पीरियड ये है, तो एरिया स्वेप्ट आउट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज दिस 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब इसको हमने थोड़ा सा मसाज करना है, क्यू बी ऊपर आएगा, लेट मी राइट इट हियर, क्यू बी, और साथ में है पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, साथ में आर स्क्वायर को वहीं पर रखते हैं डिवाइडेड बाय 2m। आर स्क्वायर के बदले में ये लिखते हैं, यहां से स्क्वायर लेना है तो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर b स्क्वायर, सो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर b स्क्वायर, q स्क्वायर b स्क्वायर। नोट कर लें q जो है कुछ कैंसिलेशन वहां पर होगा, Q एक यहां पर कैंसिल होगा, B जो है वो एक यहां पर कैंसिल होगा, M जो है वो एक कैंसिल आउट होगा। दिस इंप्लाइज एरियल वेलोसिटी इज इक्वल, क्या क्या बच गया यहां पर, एक M बच गया और V स्क्वायर बच गया, M V स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर 2 बच गया, Q B बच गया, ट्वाइस Q B, सो M V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस Q B, M V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस Q B। ओके, हमें कहना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमें रिजल्ट चाहिए, ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो आ ही जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हमें देखना। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 भी है, mv स्क्वायर भी है, सो दैट इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई q और b साथ में है। So aerial velocity is directly proportional to kinetic energy. Aerial velocity is inversely proportional to charge of the particle. Aerial velocity is inversely proportional to magnetic field. अब जरा ऑप्शंस को एनालाइज कर लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर है तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है, ये तो ठीक स्टेटमेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दिस क्रॉस इज नॉट फॉर दिस वन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। A proton, host 2 को नेग्लेक्ट कर लें, a proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field moving with the same speed, अब जाके स्पीड सेम है, ओके अब जाके स्पीड सेम है। If the proton takes 25 milliseconds to make 5 revolutions, then the periodic time for alpha particle would be, पहले तो प्रोटॉन का देख लेते हैं। प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, आपको दिया गया है टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 रेवोल्यूशंस, सो 25 डिवाइडेड बाय 5, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 माइक्रो सेकेंड्स, यूनिट जो यहां पर है वही यूनिट रहेगा माइक्रो सेकेंड। सो प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड जो है वो 5 माइक्रो सेकेंड्स है, प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड इज 5। हमें बताना है कि अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होगा वो किसके बराबर होगा। अब टाइम पीरियड के लिए अगेन इक्वेशंस तो हमने पहले भी 1-2 बार कोट की, टाइम पीरियड इज 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। मास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल मास तो डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट है, मैग्नेट फील्ड तो सेम है, सो मास और चार्ज डिफरेंट है, मास और चार्ज डिफरेंट है तो वो हमें देखना पड़ेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ द अल्फा पार्टिकल, या पहले मैं ये लिखता हूं प्रोपोर्शनैलिटी पहले मेंशन कर लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई q। इस सिचुएशन के लिए जिन दो पार्टिकल्स का कंपैरिजन है उनका मास डिफरेंट है तो मास रहेगा प्रोपोर्शनैलिटी में, जिन दो पार्टिकल्स का कंपैरिजन है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का उनकी चार्ज डिफरेंट है तो चार्ज भी रहेगी प्रोपोर्शनैलिटी में। 2 तो कांस्टेंट है, पाई तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन के लिए कांस्टेंट बन जाएगा। सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई q। सो अब जरा लिखते हैं
T for the alpha particle divided by T for the proton is equal to, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। Q के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो उल्टा करना होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, सो अल्फा बाय P, यहां पर P बाय अल्फा उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m है। रिमेंबर अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वहां पर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। सो अगर एक का मास m है तो 4 का 4m होगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर Q है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस Q है। रिमेंबर अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं तो 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 चार्जेस जो हैं वो वहां पर रहेंगी। ओके, सो m and m you can see cancels out, Q and Q cancels out, 2 into 2 बच गया। So this implies T alpha is equal T alpha, TP को यहां ऊपर लाते हैं, वहां पहले से ही 2 है, twice TP। ओके, रिमेंबर दिस इज T alpha डिवाइडेड बाई TP, TP को ऊपर हमने ला दिया। सो अल्फा पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड जो है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का हमने पहले ही देख लिया इज 5 माइक्रोसेकेंड्स, तो 2 into 5 इज 10 माइक्रोसेकेंड्स। तो टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल इज 10 माइक्रोसेकेंड्स। ओके, 10 माइक्रोसेकेंड्स इज हियर, ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Maximum kinetic energy of a positive ion in the cyclotron is, cyclotron आपको पता होना चाहिए। cyclotron सपोज ये है, ओके, बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यहां पर छोटी सी गैप, यहां पर छोटी सी गैप, यहां पर छोटी सी गैप। अब कोई भी पार्टिकल जब ऐसे घूमता है स्पाइरल मोशन में, ये लास्ट पे जब ये बाहर निकलता है, वहां लास्ट पे जब ये बाहर निकलने वाला है तो वहां पर रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ओके, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो हमें क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। नाउ वी नो कि R जो है दैट इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb, mv डिवाइडेड बाय qb, या हमने देखा था इट इज under root of 2mk divided by qb in terms of kinetic energy। okay, kinetic energy ही हमें बतानी है तो ये लिखते हैं। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? जब रेडियस मैक्सिमम होगा, और रेडियस मैक्सिमम जो है वो साइक्लोट्रॉन का रेडियस होगा। क्योंकि उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता, वहां पर तो वॉल्स हैं, उसके बाद तो ये बाहर निकल आ रहा है। उससे पहले ही अगर आप बाहर निकाल देंगे तो रेडियस जो है बढ़ने का मौका है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने का मौका है। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो R मैक्सिमम ऑब्वियसली ऑप्शन में R0 उसे कहा गया है, तो मैं यहां से R0 लिखता हूं इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2m। तो यहां से रेडियस मैक्सिमम लिया तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। बाकी सब तो कांस्टेंट रह रहा है। 2 जो है वो चेंज नहीं होता है, m जो है मास वो चेंज नहीं होता है। ओके, वो दैट इज द लिमिटेशन बेसिकली ऑफ द साइक्लोट्रॉन। जो Q जो है वो चार्ज चेंज नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब K मैक्स हमें चाहिए, QB को ऊपर लाइए, सो R0 QB इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2m K मैक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फाइन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इंप्लाइज R0 स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर, स्क्वायरिंग करनी है, R0 स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो ट्वाइस m K मैक्स। तो K मैक्स जो है दैट इज इक्वल टू 2m को नीचे लाते हैं, R0 स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, दिस इज K मैक्स डिवाइडेड बाय QM। सो लेट्स सी विच वन मैचेस। 2m तो सब जगह पर, Q स्क्वायर B स्क्वायर होना चाहिए, Q स्क्वायर B स्क्वायर R0 स्क्वायर भी होना चाहिए, Q स्क्वायर B स्क्वायर R0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ऑप्शन 3 मिल रहा है। ओके, ऑप्शन 3 मिल रहा है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A particle having mass m, charge q, velocity vi तो velocity is in x direction, positive direction of x axis, passes through an electromagnetic field, दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है,
अनडीविएटेड, डिविएशन नहीं हो रही है, ओके, डिविएशन नहीं हो रही है. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0J, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन J डायरेक्शन, पॉजिटिव Y डायरेक्शन, ओके, पॉजिटिव Y डायरेक्शन. What can we say about the magnetic field? What can we say about the magnetic field? Magnetic field should be along x-axis. तो direction of magnetic field के बारे में basically पूछा गया है. So let me draw this coordinate system. X, x prime, y, y prime, positive, negative, positive, negative. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है. So this is direction of electric field और उसका वैल्यू जो है वो E0 के बराबर दिया गया है. We have a charged particle Q, mass m, moving with velocity v in positive direction of x-axis. तो हम यहां पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं. So we have some charge moving in this direction. चार्ज जो है वो Q के बराबर है. अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं कहा गया, so we'll assume it to be positive. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यहां है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इट मूव्स अनडीविएटेड. अनडीविएटेड तब मूव करना पॉसिबल है जब नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, या अगर होगा भी दैट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ताकि सिर्फ स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो जाए. अब नेट फोर्स जीरो बना. अब यहां पर ये फोर्स तो परपेंडिकुलर है टू वेलोसिटी, तो इसे डिविएट करने की कोशिश कर लेगा. So अगर this is the only force तो deviation definitely होगी. तो the other force which is the magnetic force definitely नीचे की ओर होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए. This must be direction of magnetic force. तब magnetic force इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा और बैलेंस करके नेट फोर्स जीरो बन जाएगा और ये अनडिविएटेड मूव कर लेगा. अगर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं हुआ तो नेट फोर्स जीरो नहीं बन सकता है और इसकी डिविएशन फिर डेफिनेटली होगी. और सिर्फ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना काफी नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होने चाहिए, तब जाके कैंसिल आउट होंगे, तब जाके नेट फोर्स जो है वो जीरो बनना चाहिए. अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होने चाहिए. लेकिन हमें सिर्फ ऑप्शंस में डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है. सो मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. अब वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, magnetic force is in this direction. We have to find out direction of the magnetic field. Okay, magnetic field. Remember, magnetic force जो है that is equal to Q times V cross B. That is equal to Q times V cross B. और force जो है that is perpendicular to both velocity. तो यहां पर तो velocity का perpendicular है, but it must be also perpendicular to magnetic field. दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओके, दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए. वो कैसे पॉसिबल होगा? मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड होना चाहिए या फिर आउटवर्ड होना चाहिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है वो ऐसे रहे, ऐसे रहे. ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, फोर्स जो होगा वो ऐसे बन जाएगा परपेंडिकुलर टू बोथ, ओके, परपेंडिकुलर टू बोथ. सो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, वो हमें देखना है. इनवर्ड आउटवर्ड, चले इनवर्ड पहले ट्राई कर लेते हैं. इनवर्ड के लिए रिमेंबर हमने चार्ज को पॉजिटिव अज्यूम किया, तभी जाके इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर है. हमने चार्ज को पॉजिटिव अज्यूम किया. वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, तो V क्रॉस B जो है वो अपवर्ड होगा. V क्रॉस B इज अपवर्ड. और चार्ज हमने पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ V क्रॉस B. तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड नहीं हो सकता है. लेट्स ट्राई आउटवर्ड. ऐसे, ये आउटवर्ड. आई होप दिस इज विजिबल. ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी इज द फर्स्ट वेक्टर, तो राइट हैंड थंब रूल यूज जब आप कर लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इज डाउनवर्ड, विच इज द केस. So magnetic field must be outward. Magnetic field must be outward. So magnetic field जो है must be outward. So dot. Magnetic field must be outward, which is positive direction of z-axis. Okay, positive direction of z-axis. अगर ये नेगेटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा. और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इनवर्ड. दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z-axis. So positive charge के लिए magnetic field must be in the positive direction of z-axis. Negative charge के लिए it must be in the negative direction of z-axis. Positive charge के लिए positive direction of z-axis. Negative charge के लिए negative direction of z-axis. So it must be along x-axis. It must be along z-axis. It must be along z-axis. Y-axis
पॉसिबल नहीं है, एक्स एक्सिस पॉसिबल नहीं है, जी एक्सिस इट मस्ट बी अलोंग जी एक्सिस, सो ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। An electron having a charge minus E, negative charged है, negatively charged है, moves with a velocity v in positive direction of x-axis. An electric field exists in a region along positive direction of y-axis, and a magnetic field exists in a region along negative x direction. The force on the electron acts in. So direction of force फिर से हमें बताना है। ये x-axis एक्स एक्स प्राइम, ये वाई एक्सिस वाई वाई प्राइम, इलेक्ट्रॉन है, सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, okay, in the negative direction of x-axis. What about the what about the electron? Electron is moving in positive direction of x-axis. So we have electron, we have negative charge moving along positive direction of x-axis. ओके, अब फोर्स के बारे में हमें पूछा गया है। दो फील्ड्स हैं तो दो फोर्सेस होंगे, दो के वजह से आपको अलग अलग कंसिडर करना है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड, वो हमें पता है E इंटू ई। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड का नोट करें इज एग्जैक्टली अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो एंगल इज 180 डिग्रीज। रिमेंबर हमने पहले ही कहा था, पहले एक या दो दूसरे क्वेश्चन में था, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। 180 एंगल है, वेलोसिटी एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, साइन ऑफ 180 इज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स यहां पर नहीं होगा, 0 के बराबर होगा। द ओनली फोर्स दैट विल बी देयर इज Fe, और वो Fe किस डायरेक्शन में है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो वी हैव फोर्स Fe ही अब नेट फोर्स बन जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है, सो नेट फोर्स विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऑप्शन 2। okay, negative direction of y-axis. चलिए let's move on. A proton of energy 8 electron volt, proton की एनर्जी दी गई है, is moving, obviously kinetic energy है, is moving in a circular path in a uniform magnetic field. The energy of the alpha particle moving in the same magnetic field along the same path will be, okay, so we have again proton and alpha particle. पहले proton की बात कर लेते हैं। So this is magnetic field. Proton is moving in a circular path. So this is proton, say radius r, proton p moving with speed v. और इसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, मैग्नेट फील्ड में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, अदरवाइज कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ बताएं अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या बताया गया है। अल्फा पार्टिकल मूव्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड along the same path, so path भी सेम है, यानी कि रेडियस भी सेम है, तो हमें बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी। रिमेंबर r radius is equal under root of 2mk divided by qb. इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस याद होनी चाहिए। नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला आपको टिप ऑफ द टंग पता होने चाहिए। ओके, फॉर्मूला आपको इट शुड बी लाइक कंप्यूटर, क्लिक कर दिया तो फॉर्मूला सामने आ गया। ओके, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो व्हाट डू वी हैव, काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, क्यू बी को ऊपर ले लें, सो आर इंटू क्यू बी
इज इक्वल टू 2mk विद रूट, रूट को मैं रिमूव कर लूंगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देंगे। सो k इज इक्वल टू r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, डिवाइडेड बाई 2m। ओके, अब नोट कर लें, दो पार्टिकल्स के लिए r सेम है। रिमेंबर अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ, सो r सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो टू सेम है, तो चार्ज डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, तो आई कैन राइट k इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। k इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब जरा ये पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, जो सिचुएशन अब हमारे पास हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी हमारी ही सिचुएशन के लिए है, अदरवाइज कभी r डिफरेंट हो सकता है, कभी b भी डिफरेंट हो सकता है। सो दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज वैलिड फॉर आर सिचुएशन, नॉट द जनरल थिंग। चलिए, हमें अल्फा पार्टिकल का चाहिए, सो k अल्फा डिवाइडेड बाई के पी इज इक्वल टू, Q के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो Q अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू पी, लेकिन रिमेंबर स्क्वायर साथ में है, तो स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं, स्क्वायर। मास के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो उल्टा करना पड़ेगा, P नीचे है तो P का मास ऊपर होगा, और अल्फा ऊपर है तो अल्फा का मास नीचे होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। सो दिस इंप्लाइज K अल्फा डिवाइडेड बाई के पी इज इक्वल टू, Q अल्फा इज ट्वाइस Q, QP इज Q। प्रोटॉन की चार्ज E है, एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन्स हैं, लेकिन विद द स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन अगर m के बराबर है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m। ओके, नाउ नोट कर लें, q एंड q कैंसल्स आउट, m एंड m कैंसल्स आउट, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 कैंसल्स आउट, सो k अल्फा डिवाइडेड बाई kp इज इक्वल टू 1। दिस मींस k अल्फा इज इक्वल टू kp इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर है। ओके, अल्फा अब ये जनरल रूल नहीं है कि अल्फा पार्टिकल की है तो ड्यूट्रॉन की भी यही होगी और बाकी पार्टिकल्स की भी यही होगी, नहीं, ये तो इन दो के लिए आ गया, इन दो का डेटा ऐसा है कि ये बराबर आ रहा है। सो अल्फा पार्टिकल की 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज ऑप्शन 3 इन दिस केस। ओके, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन। A charged particle moves with velocity. Okay, velocity is given for the charged particle. Unit vector notation में है. In a magnetic field is also given. Unit vector notation में. The force acting on the particle has magnitude F. Then F is equal to 0. If F is equal to 0, so हमें बताना है कि F0 के लिए क्या कंडीशन है, या अगर 0 नहीं है तो ये देखना पड़ेगा। Okay, ये देखना पड़ेगा। Force FB is equal Q times V cross B. Okay, Q times V cross B. So this implies FB is equal to Q जो है, चलिए Q को ऐसे रखना है, Q तो है नहीं, V cross B। अब ये डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता होना चाहिए फ्रॉम वेक्टर्स I J K। V का X कंपोनेंट इज A, Y कंपोनेंट इज D, Z कंपोनेंट नहीं है तो 0। B का X कंपोनेंट जो है वो कैपिटल A, Y कंपोनेंट जो है वो कैपिटल D, और Z कंपोनेंट है ही नहीं तो 0। सो दिस इंप्लाइज फोर्स जो है FB इज इक्वल टू Q टाइम्स। ओके, अब ये ओपन करना है, मैं यहां पर जल्दी जल्दी कर लूंगा। I को जब आप ब्लाइंड कर लेंगे ये दो, तो ये भी 0 ये भी 0, तो I वाला है ही नहीं। J को जब आप लाइन कर लेंगे तो ये 0 ये भी 0, तो J वाला भी नहीं होगा। K को जब आप लाइन कर लेंगे तो AD माइनस AD, A स्मॉल a कैपिटल D और माइनस कैपिटल A स्मॉल d, और ये किस यूनिट वेक्टर के साथ है? K के साथ। ओके, दिस इज विद यूनिट वेक्टर K। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। Obviously सिर्फ K आना चाहिए। Remember, magnetic force is perpendicular to both velocity and the magnetic field. Velocity भी XY प्लेन में है और magnetic field भी XY प्लेन में है, तो XY प्लेन का perpendicular होना चाहिए magnetic force। XY प्लेन का perpendicular is Z axis, तो सिर्फ Z कंपोनेंट है वहां पर। ये दोनों 0 बन रहे हैं, I और J दोनों 0 बन जाएंगे because of these two zeros. Okay, now force कब 0 होगा? जब ये दो बराबर होंगे। FB is equal to 0 if
A इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू स्मॉल डी, बीच में माइनस साइन है तब ये 0 बन जाएगा। अब ये जरा पहले देखते हैं कि पहले 3 ऑप्शंस में ये किसी के साथ मैच हो रहा है। स्मॉल ए कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल डी, फर्स्ट और पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। सो एफ इज इक्वल 0 इफ ए कैपिटल डी इज इक्वल डी कैपिटल ए। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A particle with speed with specific charge alpha, specific charge is charge to mass ratio q divided by m, ये अल्फा के बराबर है। Starts from rest, तो initial velocity 0 के बराबर है। In a region where electric field has a constant direction but whose magnitude increases linearly with time, magnitude increases linearly with time, the particle acquires velocity in time t which is proportional to, so खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं है। So suppose we have magnetic field in this direction, electric field in this direction, and there is some charged particle, initial velocity 0 के बराबर है, it experiences force QE, तो इसका acceleration जो होगी इसकी that will be force divided by mass, so QE divided by m। अब Q by m जो है वो अल्फा के बराबर है, so acceleration is equal to alpha into E, alpha into E, and E जो है that is a function of that increases linearly with the time, okay, it increases linearly with time। Let's assume initially 0 के बराबर है, उसके बारे में वैसे कुछ नहीं बताया गया है, so we'll assume initially electric field भी 0 के बराबर है। तो अगर इनिशियली 0 के बराबर है और ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अगर पहले 0 नहीं है तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, a इज इक्वल y इज इक्वल mx प्लस c, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर विल अज्यूम कि इनिशियली 0 है, तो फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सो फील्ड इज इक्वल सम कांस्टेंट इनटू t, सम कांस्टेंट इनटू t। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल अल्फा, e के बदले में लिखते हैं k इंटू टी, k इंटू टी। ओके, नाउ इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपको पता है आफ्टर टाइम t, सो टाइम t भी आपको पता है, हमें बताना है कि वेलोसिटी किसके बराबर होगी। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, रिमेंबर काइनेमैटिक्स, गुड ओल्ड डेज, वैसे 12th पोर्शन ज्यादा इजी है। सो v इज इक्वल टू u तो 0 के बराबर है, a के बदले में अल्फा के टी, a के बदले में अल्फा के टी, और ये t साथ में है इंटू टी, तो दिस बिकम्स v इज इक्वल टू अल्फा के टी स्क्वायर, अल्फा के टी, अल्फा भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, सो दिस मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, v is directly proportional to t square, option 3, v is directly proportional to t square। Okay, so let's move on to the next one। An electron moves in a moves straight inside a charged parallel plate capacitor of uniform charge density sigma. The space between the plates is filled with constant magnetic field of induction B. Oh, what did I do? So I have to move back. हाँ, ये वाला है। Okay, so where we as shown in figure, neglecting gravity, the time of straight line motion for the electron in the capacitor is, electron है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, नीचे नेगेटिवली चार्ज, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कैपेसिटर के अंदर फील्ड कितना होता है, यू मस्ट नो दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, देन मैग्नेट फील्ड जो है वो इनवर्ड है, मैग्नेट फील्ड जो है वो इनवर्ड है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, दैट मींस नेट फोर्स मस्ट बी 0, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 0। लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन हियर, electric force on the electron, electron negatively charged है, will be opposite the direction of electric field। तो electric force जो है वो यहां upward होगा, this is electric force,
जो किसके बराबर होगा, E इंटू ई के बदले में, कैपिटल E के बदले में सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज तो E है इलेक्ट्रॉन की चार्ज, और फील्ड जो है दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन रिमेंबर नेगेटिवली चार्ज्ड है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, velocity of the electron is rightward, so this is v. Magnetic field is inward, crosses हैं, तो magnetic field is inward, तो direction of force जो होगी वो क्या होगी, direction of velocity, direction of field, magnetic field inward, तो v cross b is upward, v cross b is upward, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एफ बी। और किसके बराबर होगा, रिमेंबर एफ बी इज क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू के बदले में ई, वी, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ थीटा दे आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज लाइक दिस in the plane of the board, magnetic field is inward perpendicular to the plane of the board, sine of 90 is 1, so EVB डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर स्ट्रेट मूव करना है, तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स कब जीरो होगा, अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। सो फॉर एफ नेट इक्वल टू जीरो, these two must be same, so EVB magnetic force must be equal to electric force E sigma divided by epsilon zero. तो V यहां से देखते हैं, E and E by the way will cancel out, so V is equal to sigma divided by epsilon zero B, sigma divided by epsilon zero B. वैसे ये पता होना चाहिए था, हमें ये डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जब भी क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक क्रॉस्ड का मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन नेट फोर्स जीरो होने के लिए कंडीशन है कि V मस्ट बी इक्वल E बाई B, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। सो दिस इज नथिंग बट E डिवाइडेड बाय B फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो, ये कंडीशन है। सो अगर ये आपको पता होता तो आप डायरेक्टली यहां पर ये लिख सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल ये वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या बताना है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, टाइम ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कैपेसिटर इज। सो टाइम टेकन हमें बताना है कि कितना होगा एज इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम दिस एंड ऑफ द कैपेसिटर टू दिस एंड ऑफ द कैपेसिटर। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस इज L, डिस्प्लेसमेंट इज L, वेलोसिटी इज दिस थिंग सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो बी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि नेट फोर्स जीरो के बराबर है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम टेकन आपने निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सो दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल, डिस्टेंस इज L डिवाइडेड बाय स्पीड इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो बी, एप्सिलॉन जीरो बी ऊपर आएगा। So this is the time taken to cross this capacitor for this electron. L epsilon 0 B divided by sigma. Where are the options? Epsilon 0 L B, epsilon 0 L B, L epsilon 0 B divided by sigma, divided by sigma. Option 2 है. Option 2. So option 2 is the correct option. Okay, so let's move on. A charge 4 माइक्रोकूलम चार्ज दी हुई है, चार्ज 4 माइक्रोकूलम enters a region of uniform magnetic field with a velocity, okay, velocity भी given है 4I plus 7J meter per second, experiences a force दिया हुआ है यूनिट वेक्टर नोटेशन में, then find the value of C, find the value of C. Okay, so magnetic force हमें पता है इज Q टाइम्स V क्रॉस B, ओके, Q टाइम्स V क्रॉस B। चार्ज दी हुई है, वेलोसिटी एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक, वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ C इज, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी वन, ओके, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी वन।
अब जब इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो हमें पहली बात जो जहन में आ जाएगी वो ये है कि मैग्नेट फील्ड तो दिया ही नहीं है. सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट सी? ओके, now this question has actually nothing to do with magnetic force and magnetic field and all that. Okay. ये सिंपल वेक्टर्स का सवाल है. ओके, सिंपल वेक्टर्स का सवाल है. क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड B. अब यहां से ये आपके लिए काफी है. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी वी विल एक्सप्लॉइट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C. सो हाउ डू वी डू दैट? अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. सो FB मैग्नेटिक फोर्स डॉट V मस्ट बी इक्वल टू 0. रिमेंबर cos ऑफ 90 0 के बराबर होता है. अब FB भी आपको दिया गया है यूनिट वेक्टर नोटेशन में और V भी दिया गया है यूनिट वेक्टर नोटेशन में. तो डॉट प्रोडक्ट कर ले. यूनिट वेक्टर नोटेशन में डॉट प्रोडक्ट कैसे कर लेते हैं? मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एंड एडिंग देम. कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट 5, x component 4. So 5 into 4 plus y component minus c. So minus c और यहां पर y component 7. So into 7. बस दो ही components हैं is equal to 0. Is equal to 0. So this implies 5 into 4 is 20 minus 7c is equal to 0. Is equal to 0. So this implies 7c वहां जाएगा तो प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 20. सो c इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7. ओके, 20 डिवाइडेड बाई 7. ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1 पहला ही ऑप्शन है. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है. इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे. ओके, उसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे. फिलहाल इस सेशन में यहां तक कर लेंगे.